नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आप। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का किया उद्घाटन, जनता को दी करोड़ों की सौगात। कांग्रेस में मची भगदड़ से राहुल और सोनिया परेशान। एमपी से लेकर उत्तराखंड के बड़े नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए ने फिर मारी बाजी, ज्यादातर राज्यों में बनी बात, जबकि इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर मची है खींचतान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 मार्च को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सीवरेज ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई को लेकर संकल्प बिल पर होगी चर्चा। बिहार में ईडी की छापेमारी से आरजेडी में हड़कंप। लालू यादव के करीबी बालू माफिया पर ईडी का शिकंजा, कई ठिकानों पर मारा छापा। तो खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी असम के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम के असम दौरे का आज दूसरा दिन था। असम दौरे के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर पीएम मोदी ने यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री अरुणाचल में 13,000 की फीट पर मौजूद सेना टनल का उद्घाटन भी किया। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ की उन्नति योजना का शुभारंभ किया। ईटानगर से ही प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए 50,000 करोड़ की योजनाओं का भी ऐलान किया। अरुणाचल का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी दोपहर में फिर एक बार असम पहुंचे और जोरहाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की नाकामियों का जिक्र किया। पीएम मोदी का जिस तरह से पहले असम से अरुणाचल फिर असम आए हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश की 2024 में, तो क्या समझे इससे? ये साधने की कोशिश नहीं है। लोग हर मुद्दे को राजनीति और चुनावी राजनीति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अरुणाचल का मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ताकत दिखाने वाली बात है। पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया। ये 2019 में इसका शिलान्यास करने भी गए थे और उसी समय शिलान्यास किया था। उससे पहले और उसके बाद की स्थितियों को देखिए। ये एक राहुल गांधी हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहले कहा कि हम अरुणाचल के पासीघाट से यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पासीघाट से यात्रा की शुरुआत करें। अरुणाचल प्रदेश का ये जो सेला टनल है, वो चीन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है, उसकी झांकी तो 2 दिन से दिखाई पड़ रही है। चीन बौखलाया हुआ है कि हमारे जो बॉर्डर है उसके आसपास सेना का संख्या और आवागमन के तरीके, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भारत ज्यादा कर रहा है। ये सही नहीं है, ये चीन की बौखलाहट है। कभी पाकिस्तान और चीन के लिए हम बोला करते थे, उसके ऊपर आरोप लगाते थे। आज पाकिस्तान और चीन भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत अतिक्रमण कर रहा है, भारत सेना की संख्या बढ़ा रहा है, भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये किस तरीके से पूरे के पूरे परिस्थितियों को बदला गया है। अरुणाचल में पीएम मोदी ने यही किया। लेकिन चुनाव भी है, तो चुनाव के लिए तो उनको लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें हमारे समय भी है, और आगे भी आपको डिसाइड करना है कि किसकी सरकार होनी चाहिए। इसलिए असम में भी उन्होंने सारी बातें बताई नॉर्थ ईस्ट को लेकर, प्लानिंग, और विपक्ष जिसकी सरकारें पहले नॉर्थ ईस्ट में थी, ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें थी, उसकी नाकामियों को गिनाया। और फिर ये 2 ही राज्य नहीं गए, फिर से वो पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में भी बोला कि देखो किस तरीके से एक तरफ हमारी सरकारें मुफ्त राशन योजना चला रही है, 5 साल और चलाने की बात कह रही है, दूसरी तरफ वही अनाज खाने वाले लोग टीएमसी में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी छिपा के रखी हुई है। ये घोटालेबाजों, चोरों की सरकारें जो अलग अलग राज्यों में चल रही है, उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो तो इन लोगों को यह कहने का मौका मिलने लगता है कि सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आती है, इनके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है,
उसमें तो ये चाहिए कि पीएम मोदी पर भरोसा करें और देखें कि अगले कुछ सालों के अंदर ये घोटाला करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि ईडी और सीबीआई हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है, दस्तक देने का इंतजार है। तो ये माहौल बदला है और उस माहौल को बदलने में पीएम मोदी की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पीएम मोदी की माने तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने 5 सालों में जो काम किया है वो कांग्रेस ने 20 सालों में भी नहीं किया। पीएम ने फिर कांग्रेस की पोल खोली तो इधर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस में सभी बड़े नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी सहित 15 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं उत्तराखंड में मनीष खंडूरी ने भी इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी प्रदेश के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे और स्पीकर रितु खंडूरी के भाई हैं। मनीष खंडूरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की इस भगदड़ पर क्या कहेंगे? एमपी से लेकर उत्तराखंड तक बड़े झटके। देखिए, कांग्रेस बिखर चुकी है, लोगों को, नेताओं को भरोसा नहीं रहा। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो और इन लोगों के द्वारा नियुक्त किया गया ये मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो स्ट्रेटजी ये लोग बना रहे हैं इतने सालों से, वो एक व्यक्ति को टारगेट करने की स्ट्रेटजी है। मतलब पीएम मोदी को टारगेट करो, पीएम मोदी के अच्छे कामों की भी आलोचना करो, लोगों से कनेक्ट ना हो और जो पुराने संगठन में नेता है उसको इग्नोर करो। तो जब आप इग्नोर करोगे तो नेता भी इग्नोर करेंगे। मध्य प्रदेश में तो अभी और विकेट गिरने वाला है। कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, अभी धीरे धीरे और कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़कर जाएंगे। तो जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर है, जो पार्टी संगठन के लोग अपने लोगों को एक साथ बिठा नहीं सकते, सामंजस्य नहीं बिठा सकते, रोक के नहीं रख सकते, उनको भरोसा नहीं दिला सकते, देश की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे? और यही वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे बिखरती जा रही है और इस बिखराव में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी ने निभाई है। यही कांग्रेस के विनाश का कारण बनेंगे और ये कभी सिर्फ पद पर तो नहीं पहुंच सकते, सरकार में तो नहीं आ सकते, लेकिन कांग्रेस का विनाश जरूर करके रख देंगे। तो कांग्रेस को चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। इधर 2024 चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग भी कांग्रेस को यहां पर कहें कि रास नहीं आ रही है और यहां भी झटके लग रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है तो बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से काफी आगे है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया। खबरों की माने तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6, पवन कल्याण की जनसेना 2 और टीडीपी बाकी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी और बीजेपी गठबंधन के साथ ही जनसेना भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी। तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने फिर बढ़त बना ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी पार्टी का ऐसा विरोधाभास नहीं रहा जिसके कारण गठबंधन टूट जाए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ का गठबंधन जितने तोड़कर गए हैं वो कुछ मुद्दों के आधार पर जा सकते हैं, सीटों के बंटवारे के आधार पर अलग अलग रास्ता नहीं अपनाया गया है। जैसे अकाली दल, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुए, हंगामा हुआ, अकाली दल को लगा कि पंजाब में किसान के आंदोलन का फायदा तभी मिलेगा हमें जबकि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, एनडीए से अलग होंगे। इसलिए एनडीए से अलग होने की उन्होंने घोषणा कर दी। जिस चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं वो भी पहले एनडीए में हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर उनको लगा कि यह मुद्दा ऐसा है जिसके कारण हम आंध्र प्रदेश में फिर से चुनाव जीतेंगे, सरकार बना लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो राज्य को वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए अगर केंद्र जिम्मेदार है तो उसमें उनके साथ गठबंधन में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साथ छोड़ दिया, मांग की, सरकार नहीं बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ रहे हैं। वहां पर लगभग सब कुछ तय है, कितनी सीटें कहां मिलेगी उसमें नेगोशिएशन के लिए इतना ऐसी खराब स्थिति नहीं है कि गठबंधन टूट जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। ममता बनर्जी ने वही किया, 2 का ऑफर किया, नहीं लोगे अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहां दूसरे राज्यों में अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो कि पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो वहां पर
प्रकाश अंबेडकर साथ में आ गए हैं और वो बार बार कह रहे हैं अभी पेच फंसा हुआ है। एमबीए की बैठक होनी थी, बैठक टल गई, अब मंडे को बैठक होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाती, और सहमति न बनने के पीछे की एक और बड़ी वजह है कि आपको जो गठबंधन के लिए बातचीत करने वाले नेता भेजना होता है उसे नहीं भेजते, उन नेताओं को भेजते हैं जिसे डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है। यहां पर जो गठबंधन की बातचीत हो रही है उसमें देखिए पवन कल्याण खुद आए हुए हैं और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुद आए हुए हैं। इधर से बातचीत किससे हो रही है? अमित शाह से बातचीत हो रही है। क्या अमित शाह के पास डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है? लेकिन अगर कांग्रेस किसी नेता को अतुल वासनिक को भेजती है, मुकुल वासनिक को भेजती है, तो क्या उनके पास अधिकार है? अशोक गहलोत और बघेल के पास अधिकार है? इन लोगों के पास अधिकार ही निर्णय लेने का नहीं है। ये मैसेंजर बन के जाएंगे और फिर वहां से कोई संदेश लेके राहुल गांधी के पास आएंगे, यहां 10 जनपद में चर्चा होगी, तब तक पानी बहुत बह चुका होगा और फिर से नए नेगोशिएशन करने होते हैं। ये स्थितियां एनडीए और इंडी अलायंस के बीच यही अंतर है जिसके कारण एक सफल होता है, दूसरा विफल हो जाता है। तो सीट शेयरिंग में इंडी गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। इधर आम आदमी पार्टी में भी ईडी से बचने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें दिल्ली में सीवरेज ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई जैसे बिल पर चर्चा होगी। जबकि राजनीति के जानकार इसे केजरीवाल की एक चाल बता रहे हैं जिससे वो खुद को ईडी की गिरफ्त में आने से बचा सकें, क्योंकि 16 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है। आपको बता दें कि ईडी के 8 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने दोबारा कोर्ट का रुख किया था। तो क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये तो पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने 15 मार्च की जो विशेष सत्र के लिए बुलावा भेजा है या स्पीकर को कन्विंस किया, उसके पीछे की वजह तो यही है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल बजट सत्र में बात करते हैं और बात करते हुए वो अचानक से मुद्दा क्या आ जाता है? सीवेज ओवरफ्लो का, पानी की किल्लतों का, गर्मी का मौसम आ रहा है। यह मुद्दा उठाता कौन है? अरविंद केजरीवाल का विधायक विधानसभा के अंदर, और फिर वो अपने ही मंत्री आतिशी मरलेना से सवाल पूछते हैं। ये सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, और ये लोग आपस में ये चर्चा करते हैं, देखो भाई हमारे यहां समस्या, हमारे यहां समस्या। तो समस्या तुम्हारे यहां है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, विधायक फंड है तुम्हारे पास, विधानसभा के लिए इतनी सारी परियोजनाएं होती है, अब एमसीडी भी तुम्हारे पास है, उसके भी फंड है, कारपोरेटर के फंड है, क्यों नहीं समाधान कर रहे? तो ये आतिशी मरलेना से पूछता है। आतिशी मरलेना कहती है नहीं, हम तो पहले चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिख चुके हैं, 80 कंप्लेन आ चुके हैं। फिर ये पृष्ठभूमि तैयार की जाती है क्योंकि सत्रावसान तो करना नहीं है, बजट सत्र खत्म, अब सत्रावसान कर देते, फिर से सत्र बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं, सस्पेंड करेंगे। बजट सत्र को सस्पेंड कर दिया गया, एक ही सत्र लंबे समय तक, 5 साल तक एक ही सत्र चलेगा। और फिर स्पीकर रामनिवास गोयल कहते हैं एक विशेष सत्र की जरूरत है इस पानी के मुद्दे पर, और फिर से टाइम निर्धारित किया जाता है 15 मार्च का। आज 9 मार्च है, 6 दिन का बीच का गैप क्यों? कल ही बुला लो विशेष सत्र। उसके लिए नहीं, 15 मार्च मतलब 16 मार्च को जाना है, तो उससे पहले ये गर्मा गर्म बहस, और विधानसभा में सीएस को बुलाया जाएगा, अधिकारियों को बुलाया जाएगा, 2 दिन और खींचा जाएगा, कहेगा कि हम बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बिजी हैं। ये दिल्ली में पानी की समस्या है, मिलॉर्ड आप भी तो यही दिल्ली में रहते हैं, आपके घर भी पानी का नल बंद हो जाएगा, तो इसलिए हमें आगे की तारीख दे दी जाए। ये पूरा का पूरा मामला ही जो है केजरीवाल का पैतरा जो चल रहा है वो है ईडी से बचने का उपाय। लेकिन कब तक बचोगे? ये सिसोदिया जिस तरीके से गया और लंबे समय से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, अब तक बाहर नहीं आया है। तुम भी जाओगे, और तुम जब जाओगे तो बाहर सजा
भोग के ही निकलना होगा तुम्हें। तो ईडी से बचने के लिए केजरीवाल का ये पैंतरा कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। वक्त तो आरजेडी का भी काफी खराब चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। रेत माफियाओं के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सुभाष यादव के खिलाफ बिहार में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर लालू, राबड़ी देवी और उनके करीबियों को फ्लैट और जमीन देने के आरोप है। तो बिहार में यहां पर कहें कि पूरा जो वक्त है वो आरजेडी के खिलाफ या बुरा वक्त? देखिए, आरजेडी के लिए अच्छा वक्त 20 साल पहले आया था, उसके बाद खत्म हो चुका है। बीच में कुछ ये कहा जाता है रेगिस्तान में बारिश की तरह, वो रेगिस्तान में बारिश हो जाती है, थोड़े दिन के लिए ये लालू परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि ये चोर लुटेरों की पार्टी है। एक एक नेता अगर उसकी कुंडली खोलनी शुरू कर दे तो सीबीआई, ईडी नहीं, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ही उसकी सारी कुंडली हो जाएगी। ये सुभाष यादव कौन है? लालू यादव का नजदीकी व्यक्ति, लालू यादव के करीबी। ये लालू यादव का करीबी नहीं, बल्कि लालू यादव का ये लोग पार्टनर है, ये सब बिजनेस पार्टनर है। ये बालू माफिया, बिहार में एक बहुत बड़ा कारोबार है बालू का, सैंड माइनिंग, क्योंकि उसके लिए जरूरत होती है खुदाई की, टेंडर होते हैं और टेंडर को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर। पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ नीतीश कुमार गए थे तो पूरे ठेके को बंद कर दिया, 6 महीना तक कोई टेंडर नहीं होगा। तो क्या यह संभावना नहीं है कि 6 महीना तक कुछ नदियों का टेंडर नहीं होगा तो 6 महीना तक क्या बिहार में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा? बालू की जरूरत तो है। अब ऐसे में जब बालू की जरूरत है, टेंडर निकाल नहीं रहे हो तो अवैध खनन होगा, और अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए ये राजद के सारे ये माफिया और इनके बिजनेस पार्टनर ये लेवी वसूलते हैं। लालू प्रसाद यादव बैठ के वहां पर अपने सारे लोगों को अलग अलग जगहों पर सेट कर दिया है और वो वहां से लाकर पैसे कमा कर देते हैं, जिसमें सुभाष यादव, जो बार बार कहा जा रहा है कि ये फ्लैट देते, मकान दिए, पैसे दिए, ये कहां से आया? उसको पता नहीं है कि ये झारखंड से चुनाव भी लड़ा था, चतरा से लोकसभा का, लालू यादव की पार्टी के टिकट पर। तो ये इनके घर पे छापेमारी हुई, अभी सन्नाटा है, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉलिटिशियन नहीं है। इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? ये रेत माफिया शब्द। लेकिन अगर एमएलसी जो है आरजेडी का, उसके घर पे छापेमारी हुई, देखिए सारे राजद के नेता सामने आ गए कि हमें परेशान किया जा रहा है। इन चोर लुटेरों की पार्टियों को परेशान ही होना चाहिए। जनता ये समझती है कि ईडी का सबसे बेहतर उपयोग इसी समय में, इसी दौर में हो रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।